हे गाइस, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि दिल्ली इलेक्शंस के रिजल्ट आ चुके हैं और सच में मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा बात नहीं करी इस पूरे दौरान, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लोग अपनी तरफ से दिमाग लगा रहे थे कि क्यों हारी, क्या हुआ, बीजेपी कैसे जीती, आम आदमी पार्टी कैसे हारी, कांग्रेस का क्या हाथ था, सब कुछ एक बोलते हैं ना। इतने ज़्यादा लोग बात कर रहे थे कि मैंने सोचा कि खुद को थोड़ा टाइम देते हैं, इन सारे लोगों की भी बात सुनते हैं, क्योंकि यार पॉलिटिक्स एक ऐसी ही चीज़ है जिसमें आप जितनी ज़्यादा ओपिनियन सुनोगे ना, उतने ज़्यादा बेहतर तरीके से शायद समझ पाओगे। क्यों हारी, क्यों जीती, इस पे तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया की पॉलिटिक्स पे क्या होने वाला है, मैं डेफिनेटली इस चीज़ पे बात करने वाला हूँ। क्योंकि इसका इम्पैक्ट काफ़ी लंबा रहने वाला है, और काफ़ी लंबा जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो इस वजह से कह रहा हूँ कि ये अगले इलेक्शन, अगले लोकसभा इलेक्शन तक रहेगा। क्योंकि इस इलेक्शन ने क्या दिखाया कि इंडिया अलायंस जो बना था, या इंडिया अलायंस या फिर इंडिया ब्लॉक, जो भी आप कहना चाहो, वो जो बना था 2024 में, उसमें हमें बहुत बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा। अब हर एक स्टेट के जब इलेक्शन आएंगे तो हमें एक बहुत बड़ा बिखराव देखने को मिलेगा। डेफिनेटली ये हमें जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन में भी देखने को मिला है, जब उमर अब्दुल्ला बन तो गए सीएम, लेकिन वहां पर कांग्रेस का कोई भी मिनिस्टर नहीं बना, वहां पर कोई भी कांग्रेस के ऐसा व्यक्ति जीत के नहीं आया जिसमें इतना कैलिबर हो कि उसको मिनिस्टर बनाया जा सके। कांग्रेस और जो एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन दोनों के बीच में ही कुछ सीटों पे लड़ाई हुई थी, जिसके कारण कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हार गए। तो वहां पर भी हमें ये चीज देखने को मिली थी। हरियाणा में हमें ये चीज देखने को मिली जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में समझौता नहीं हुआ, अलायंस नहीं हुआ, और एक दूसरे के खिलाफ ये लड़ रहे थे। लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे हुआ दिल्ली में, जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के सामने पूरी तरह से खड़े हुए थे। कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही हैं, करप्ट हैं, और शीश महल और सारी जितनी चीजें शायद एक दोस्त को नहीं बोलनी चाहिए थी, भले वो आमने सामने क्यों ना हो, फिर भी वो बोली गई, जिसके कारण जो इंडिया ब्लॉक है वो अब बिखरता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली मुझे लगता है संसद में शायद ये कुछ मुद्दों पे साथ रहेंगे, कुछ मुद्दों पे वो 237 वाला जो नंबर है इन लोगों का, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि अभी इस ब्लॉक में ज्यादा कुछ बचा हुआ है। डेफिनेटली जो, जब मैं बात करूं कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट की, तो 2029 का जब इलेक्शन आएगा तब भी इस चीज के इफेक्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। क्योंकि मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि अब आम आदमी पार्टी का उतना बिलीव कांग्रेस में रहेगा, और कांग्रेस का उतना बिलीव तो कभी था ही नहीं आम आदमी पार्टी में, जो कि अगर आप दोनों के पैटर्न को समझोगे। साथ ही साथ इस इलेक्शन का डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा पंजाब के आने वाले इलेक्शन में। पंजाब के आने वाले इलेक्शन में क्यों इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अब आम आदमी पार्टी जो है वो, उनकी सरकार सिर्फ एक ही स्टेट में, वो पहली ऐसी रीजनल पार्टी बनी थी जिसकी सरकार 2 स्टेट में बनी थी। सो अब उनके पास सिर्फ पंजाब है, और पंजाब की हालत खराब है। हालत खराब है से मेरा कहने का मतलब है कि पंजाब में उनकी हालत खराब है। पंजाब में उनकी पार्टी काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, काफी ज्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स वहां पर चल रहा है, जिसके कारण वो वैसे ही एक डेंट पड़ा हुआ है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हारे हैं यहाँ पे, तो उससे बड़ा सेटबैक तो किसी भी पार्टी के लिए नहीं हो सकता है। डेफिनेटली अगर आप 2019 के इलेक्शन देखोगे तो कांग्रेस के राहुल गांधी जब हारे थे अमेठी से, तो वो कितना बड़ा सेटबैक था कांग्रेस के लिए। कांग्रेस वहां से उभर ही नहीं पाई थी, 4-5 महीने तो उनको उभरने में लग गए थे। डेफिनेटली कांग्रेस वैसे भी काफी स्लो है, लेकिन फिर भी उसका सेटबैक काफी लंबा समय तक चला था। और स्मृति ईरानी 2024 के इलेक्शन तक ये चीज को हाईलाइट कर रही थी कि मैंने राहुल गांधी को हराया, मैंने राहुल गांधी को हराया था। याद यहाँ तक कि अगर आप उनका पहला ट्वीट भी देखोगे, यहाँ पर उनमें उन्होंने लिखा है कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, मतलब वो खुद भी मानती थी कि वो कितनी बड़ी जीत है। तो ये बात हम सभी को पता है कि अरविंद केजरीवाल की हार आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी हार हो चुकी है। आदमी पार्टी खुद अब बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। साथ ही साथ जो केसेस उन पे चल रहे हैं वो भी काफी ज्यादा इंपैक्टफुल रहेंगे। केसेस क्यों? क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल बेल पर हैं, क्या वो वापस जेल जाएंगे? उनके साथ क्या होने वाला है? सत्येंद्र जैन, मनीष तिवारी, मनीष सिसोदिया, इन सब के साथ क्या कुछ होगा, इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अगर बीजेपी इनके केसेस खोलती है और कहीं ना कहीं इनको कन्विक्ट कर देती है, तो ये पार्टी पूरी तरह से खत्म होने की कगार पे आ जाएगी। ये एक ऐसी पार्टी होगी जो एक ऐसे स्टार्टअप होगा जो बहुत तेजी से शूट करा और बहुत तेजी से खत्म हो गया, लाइक बायजूस। ये बायजूस जैसी पार्टी बन जाएगी, जो कि मुझे लगता है कि काफी ज्यादा बड़ा सेटबैक होगा एक ऐसे माहौल में जब हमें एक अलग तरह की पॉलिटिक्स की जरूरत है। ये पार्टी बनी ही उस तरह से थी जो कहती थी कि हम अलग तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, हम इस पॉलिटिक्स को साफ करेंगे, लेकिन आज ये उसी में लिप्त हो चुकी है। जहां तक बात है कांग्रेस का क्या रोल रहा, मेरे हिसाब से यार
पॉलिटिक्स में 1+1 नहीं, 1+1 2 नहीं होता, ये कई बार 1+1 11 हो जाता है, तो 1+1 0 भी हो जाता है। तो पॉलिटिक्स एक अलग तरह का मैथमेटिक्स होता है। और मेरा ऐसा मानना है, जैसा लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से बीजेपी जीती है, मेरा ऐसा नहीं मानना है। डेफिनेटली डेंट पड़ा है आम आदमी पार्टी को, और वो डेंट होगा कुछ 10 सीटों के आसपास का, जो मुझे लगता है कि 10 सीटों के आसपास का जो डेंट मुझे लगता है। लेकिन वो डेंट ऐसा नहीं था जिसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हार जाए। आम आदमी पार्टी अगर 22 सीटें जीती और कांग्रेस ने उसको डेंट मारा भी है, चलो 10 मेरा एनालिसिस है, काफी सारे लोगों का मानना है कि 13-14 पे मारा है, अगर 13 सीट पे या फिर 12 सीट पे भी डेंट है, तो भी वो 34 सीट तक ही पहुंचे थे। वो 62 सीट से 34 सीटों पे, मतलब उनका ऑलमोस्ट नंबर जो था वो आधे पे ही आ चुके थे। तो वहां से आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि उन्होंने कुछ गलती की ही नहीं है? अगर वो कांग्रेस लड़ती नहीं तो वो पूरी वापस 62 सीट या 50 सीटें 55 सीटें रिटेन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला था। बीजेपी को डेफिनेटली फायदा इसका हुआ है, लेकिन इतना बड़ा फायदा भी नहीं है। बीजेपी की खुद की मैनेजमेंट इतनी अच्छी थी, खुद का इलेक्शन मशीनरी उनका इतना अच्छा है, जिसने ये इलेक्शन को बहुत ज्यादा लोकलाइज रखा, जिसके कारण ये इलेक्शन जो है वो मोमेंटम ही नहीं पकड़ पाया। अगर आप कोई से भी इलेक्शन की देखो, अगर वो इलेक्शन मोमेंटम पकड़ता है तो ही उस इलेक्शन में काफी ज्यादा चीजें जो है वो क्लोज आती हैं, या फिर अगर एक पार्टी बहुत ज्यादा बड़ी है तो ही वो हारती है। जैसे कि अगर आप बात करो महाराष्ट्र के इलेक्शन की, महाराष्ट्र के इलेक्शन भी काफी ज्यादा लोकलाइट रखने की कोशिश की गई थी, जिसके कारण बीजेपी को काफी बड़ी बड़ी जीत मिली, और जो महा विकास अघाड़ी उसको काफी बड़ी हार मिली। जबकि लोकसभा में उनको जब नेशनल मुद्दों पर बात कर रहे थे तो उनको काफी बड़ी जीत मिली। सो इसी तरह से उन्होंने जो इलेक्शन है वो काफी ज्यादा लोकलाइज रखा, जो मैनेजमेंट था उनका काफी ज्यादा अच्छा था। तो मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस का उतना बड़ा हाथ भी नहीं है जितना बड़ा हाथ बताने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पहले भी 0 पे थी, अभी भी 0 पे, तो उनका तो कुछ हुआ नहीं है। 2-2.5% का वोट गेन बहुत बड़ा वोट गेन मैं मानता नहीं हूं जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर पाए। अगर इतना ही कुछ इंपैक्ट कर पाता तो शायद ओवैसी की पार्टी, जिनका बिहार में करीब 4-5% का वोट है, लाई थी वो 2020 में, वो तो बहुत कुछ बदल चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, सेम इसी चीज के कारण। तो 2-2.5% का वोट गेन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। अगर हाँ 14% या 12% पहुंच जाती कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं ये चीज सोचने लायक भी होती। तो ओवरऑल बीजेपी अभी पीक पे वापस जाते हुए दिख रही है। उन्होंने जो 2024 के इलेक्शन में हुआ उससे काफी जल्दी रिकवर करा है। कांग्रेस कहीं पर भी नहीं टिक पा रही है। वो जीते हुए इलेक्शन जैसे कि हरियाणा, महाराष्ट्र हार रही है। और जहां तक बात है आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। और इस सारी चीजों के कारण जो इंडिया ब्लॉक है उसका काफी ज्यादा वो बोलते हैं ना कि खराब स्थिति में आ चुकी है। अभी वो कब खत्म हो जाए किसी को नहीं पता। तो देखते हैं कि ये जो अलायंस है क्या वो 2029 तक टिक भी पाएगा या नहीं। बाकी आपको क्या लगता है कि इस अलायंस का क्या होने वाला है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत,